नमस्कार दोस्तों, लाइफ हाई एजुकेशन क्लास में आपसे स्वागत है, अभिनंदन है। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ दुलाई वाली है, जो बंग महिला उर्फ राजेंद्र बाला घोष द्वारा लिखा गया है। ये कहानी हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में है। चलो शुरुआत करते हैं। ये कहानी दुलाई वाली। काशी जी के 10 अश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदौलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में एक मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिब्बियाँ और सुगनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। गोदौलियों की बाईं तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटी से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वास उपयोगी था। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहाँ एक कोठरी में उसने हाथ की चीज़ें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हो गई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्यचकित होकर और झुझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया, बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहते हो तो हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूझ कर घंटे भर में खा पीकर चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं तब कल के बदले आज ही सही है। हाँ, यह बात है, नवल जो चाहे करवाए। कृपा एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा। आप तो किसी तरह रोकोगे नहीं, ज़रूरत ही उनके साथ जाओगे। पर मेरे तो नाको दम आ जाएगी। क्यों, किस बात से? उनकी हंसी से। और किससे? हंसी ठट्ठा भी राह से अच्छी लगती है। उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज़ मैं चौक में बैठी पूड़ियाँ काट रही थी कि इतने में ना जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ, देखो तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वो बोली, खाने पहनने के लिए तो आई ही हो। पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि यह बेचारी कभी रोटी तक तो खाती ही नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगी। इतना कहकर बंसीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोली, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देवी की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। बनारस में ससुराल है। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साली और साल के सास के सिवा और कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है और दोनों एक जान दो कालिब हैं। उसी दिन बंसीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठी करने लगी। जानकी देवी भी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज़ भूलने पर धीमी आवाज़ में से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए? ससुराल वालों की अवस्था अब आगे की सी नहीं है कि 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहे। सीता के बाप ना रहने से काम बिगड़ गया है। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामद घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे। एक कहारिन है, सो भी इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं है, वो हर घड़ी बिछोने से बातें करते हैं। तिस पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है। बंसीधर बोले, नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंसीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियाँ के बैठने लायक नहीं होती हैं, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा तब बंसीधर ने कहा, चलो इक्का ही सही है, पहुंचने से काम है। कुछ नवल किशोर तो यहाँ से साथ हैं। नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। बंसीधर इक्का ले आए और जो कुछ असवाब था इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोई और इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ?
यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरोल के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पोंछ चुकी थीं। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक बंसीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और अरे एक बात तो हम भूल ही गए कहकर पछता से उठे। इक्के वाले के कान से बचाकर जानकी जिसने पूछा, क्या हुआ, कि क्या कोई ज़रूरी चीज़ भूल गए? नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूलकर विलायती पहनाए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं ना, वे बंगालियों से भी बढ़ गए थे। देखे तो ये तो दो चार सुनाए बिना ना रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीज़ मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए? देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश ही में। जानकी जरा भौहें टेढ़ी करके बोली, ओह, धोती तो धोती पहनने से काम है, क्या यह बुरी है? इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। बंसीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो डहेड़े दर्जे का टिकट मिलता है। बंसीधर फिरकर बोले, अगर मैं डहेड़े दर्जे का टिकट ही लूँ तो? इक्के वाला चुप हो गया। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा कि यह कहते हुए बंसीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर बंसीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुँचे। वहाँ पुल लाकर दूसरे प्लेटफार्म पर जा पहुँचे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफार्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंसीधर एक बार चलती गाड़ी में से शुरू से आखिर तक देखे गए, पर नवल का पता नहीं चला। बंसीधर फिर सब गाड़ियों को तेहरा गए, भीतर घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल ना मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप ना आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा जाएगा कहाँ, भेंट होने पर समझ लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का है कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं है। रेल की बात ठहरी। बंसीधर छट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आई, कोई अटकाव हो गया है कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो डहेड़े का था, पर डहेड़े दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंसीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कल 10-12 की स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूट गई। नवल की बातें और न जाने क्या क्या अगर बगर सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्ज़ापुर पहुंची। मिर्ज़ापुर में पेटाराम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में भी अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंसीधर ने बनारस छोड़ा था, इसलिए आप झट प्लेटफार्म पर उतरे और पानी के मवे से हाथ मुंह धोकर एक खोचे से थोड़ी सी ताज़ी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठ गए। आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुधाई। सोचा कि पहले हम पूछ लें, तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं, वो रेल पर खाना पसंद नहीं करती हैं। पूछने पर वही बात हुई। तब बंसीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वो चाहते तो इस समय डेहरी में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई है, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। बंसीधर अपने कमरे में बैठे तो दो एक मुसाफिर अधिक देख पड़े। आगे वालों में से एक उतर भी गया। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई नहीं था। कोई थे तो बंसीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। बंसीधर ने सोचा कि इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करने का समय बितवाएंगे। एक दो करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अकाचाकर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। जो ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप से उठी। रेल का लेना देना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफार्म में भीड़ भी न थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर से रोने लगी। उस कमरे में 3-4 पोढ़ गर्मीर स्त्रियाँ थीं। एक जो उसके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मनई तो नाई आइलिन, ओ देखो रोवल करथईन। दूसरी ओर, अरे दूसर गाड़ी भी बैठा हुई हैं, बहली दुर्बाही ई जनानी गाड़ी थे रे। दूसरी तो वो भोभलू तू कहूँ। कुछ दूसरी भद्र महिला ने पूछा, कौन गाँव उतरबू बेटा? मिर्जेपुर चढ़ी हूँ ना। इसके जवाब में उसने जो कहा वह सुन चुकी थी। पहली बोली, हम पूछलिया ना, हम कहा करब उतरबू? आए इलाहाबाद से
दूसरी इलाहाबाद कौन गांव है गोइया। पहली अरे नाही जनलू प्रयाग जी से जहाँ मनई मकर नहाय जाला। दूसरी भला प्रयाग जी ना जानी था ले कह के नहीं तोहरे पंच के धर्म से 4 दाई नहाय चुकी हूँ। ऐसो हो सोमवारी और गहना दका दका लाग रहा तउन तो अरे काशी सी जी नहाय गर रहे। पहले आवे जाए कि सब औते जाता बटले बाटेन फुन या आशाइत तो बेचारो विपत में ना पतल बाटिल है। हम पंचाही राजघाट टिकट्स कटौली मोगल के सराय उतरी 2-4 पौंड चढ़ले। दूसरी ऐसे एक दाय हम आवत रहन एक मिली औरो मोरे संगे दाकोने टिसनिया पर उकर मलिकवा उतरे से की जरूरतिये गाड़ियाँ खुली। अब भैया उगरा फाड़ फाड़ नरियाए ये साहब गड़िया कहीं खड़ी कर ये साहब गड़िया तनी खड़ कर भला गड़िया हिनाती काहेगा खड़ी होए। पहली ऊ मेहरुआ बड़ी उजबक रहा भला क्यों के चिल्लाए से रेलवो कहूँ खड़ी होला। इसकी इस बात पर कुल कमर में वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियाँ थी एक सी अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगी। बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती थी। तीसरी स्त्री बोली टिकसिया पल्ले बाँय का नहीं ये साहबवा सुन तो कलकत्ते ताई से मसूलिया ले। अरे यही तो नहीं कि दूर से आवत रहने ना फरागत के बदे उतर लेन। चौथी हम तो इनके सगे के आदमी के देखबा ना कि हो गोइया। तीसरी हम देख रही हैं मजेक टोपी देले रहने को। इस तरह उनके बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बस्सीधर ऊब उठे। तब वो उन स्त्रियों से कहने लगे तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो। जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वो भी वहाँ पहुँचे जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ मेरे संग भी स्त्रियाँ हैं जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ही ठहरा रहूँगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना। इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं है। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। बंसीधर की इन बातों में से उन स्त्रियों की वाक धारा दूसरी ओर बह चली। हाँ यह बात तो आप भली कही नहीं भैया हम पंचे कही के हुसो कुछ न कही। अरे एक एक के कर्तव्य ना बाय तो दुनिया चलत कैसे बाय। इतात ज्ञान गाथा होने लगी। कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख कर खुश हुई और कोई नाराज भी हुई। क्यों सो मैं नहीं बता सकता। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फ्रांसीसी छीट की दुलाई ओढ़ी अकेली बैठी थी कुछ न बोली। कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकाल कर बंसीधर की ओर ताक देती और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। बंसीधर सोचने लगी कि यह क्या बात है। देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है पर आचरण इसका अच्छा नहीं है। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। बंसीधर उस स्त्री को धीरे दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यह तार में कोई खबर ना आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा और जो उससे भी कोई ना आया तो क्या करूँगा। जो हो गाड़ी नैनी से छूट गई। अब साथ की उन अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुँह खोला। का भैया जो क्यों बिना टिकस के आवत होए तो ओकर का सजा होला। अरे ओका ही ना ही चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा दिलें और अपना तउन टिकस लेके कहीं चल दिलें। किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंसीधर उसके जेवर छीनकर रफ्फू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुला कहा का बाबूजी कुछ हमरो साझा है। इसकी बात पर बंसीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने इसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंसीधर से बदला लिए बिना न रहता। बंसीधर इलाहाबाद में उतरे और एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर अपनी आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली अरे जाने भी दो किस बघेरे में पड़े हो। पर बंसीधर ने ना माना। जानकी को और उस भद्र महिला को ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए और बंसीधर के जाते ही वह बुढ़िया जिसे उन्होंने रखवाली के लिए छोड़ा था किसी बहाने से भाग गई। अब तो बंसीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेरा हो गया क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौटकर आए तो किसी को न पाया। अरे ये सब कहाँ गई यह कहकर चारों तरफ देखने लगे। कहीं पता नहीं। इस पर बंसीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइत में घर से निकली है कि एक बात दूसरी आपस में फंसते चले आ रहे हैं। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है। इतना कहना था कि दुलाई वाली ने से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या है सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया कैसा गजब तुमने किया है। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती है। मालूम होता है कि
वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा, तो वो गई कहाँ? वो ये लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ, या तो कहें तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले? मिर्ज़ापुर नहीं, मैं कलकत्ते से, बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे, तब मैं ड्योरे दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे, तो मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने न देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा। फिर थोड़ा और देख ले करते करते यार यहाँ तक नौबत पहुंची कि अच्छा अब चलो, मैं जो हुआ मुझसे माफ़ करो। यह सुनकर बंसीधर प्रसन्न हो गई। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंसीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली ही बार में रेल से आ रही थी, बहुत तंग हुई। उसे तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का है? हम तुम दोनों गाड़ी में न थे? हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इतला कर देता तो जो बखेरा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या, मैं मर थोड़े ही गया था। 4 हाथ की ढुलाई की बिसात ही कितनी। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र वधुओं में खूब हंसी हो रही थी। जानकी कह रही थी कि अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी होती है कि हंसी में किसी की पराड़ भी निकल जाए तो इन्हें दया ना आवे। खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी से घर पहुँचे, और मुझे भी उनकी यह आराम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। ये 1907 में प्रकाशित हुआ था कहानी, सरस्वती पत्रिका में। यहीं पर एक कहानी समाप्त होती है। एक कहानी आप सबको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।